मुरली ने शादी के समय चंपा से वादा किया था कि वो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद चंपा उससे नाराज हो गई। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे, लेकिन तुम अपना वादा नहीं निभा पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंपा अपने पति से नाराज हो गई? उधर अपनी पत्नी से किया वादा निभाने के लिए मुरली जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुरली घबरा कर बोला, कौन है? सामने आओ। लेकिन आखिर वो आवाज किसकी थी? एक चंदन गांव था। पहले वहां कभी इतनी भयानक गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस साल सूरज मानो आग बरसा रहा था। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। गांव के लोग दिन भर पेड़ों की छाया में बैठकर समय बिताते थे। दोपहर के समय तो सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती थीं। पक्षी भी प्यास से परेशान होकर इधर उधर पानी की तलाश में भटकते रहते थे। इसी गांव में कुछ समय पहले मुरली की शादी चंपा से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अपने नए जीवन को लेकर बहुत खुश थे। एक दिन मुरली ने चंपा का हाथ पकड़कर कहा, चंपा, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। बस तुम हमेशा मुझ पर विश्वास बनाए रखना। चंपा मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मुरली, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। मुझसे शादी करने के लिए और भी कई लोग तैयार थे, लेकिन मुझे लगा कि तुम ही ऐसे इंसान हो जो हमेशा मेरा ध्यान रखोगे और हर सुख दुख में मेरा साथ दोगे। मुरली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी उनके जीवन में ऐसी परीक्षा लेकर आने वाली है जो उनके प्यार, विश्वास और धैर्य तीनों की कसौटी बनने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गर्मी और भी बढ़ती गई। सूरज की तपिश मानो हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही थी। सुबह होते ही गर्म हवाएं चलने लगती थीं और दोपहर तक धरती तवे की तरह तपने लगती थी। एक सुबह गांव की चौपाल पर कुछ लोग पीपल के पेड़ की छाया में बैठे बातें कर रहे थे। सबके चेहरे पर गर्मी की परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी कन्हैया नाम का एक व्यक्ति बोला, भगवान जाने इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर पसीने से नहा रहे हो। घर में बैठो तो गर्मी, बाहर निकलो तो गर्मी। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले की आवाज सुनते ही चौपाल का माहौल बदल गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी ओर दौड़ पड़े। कन्हैया भी तेजी से उठकर बोला, अरे हटो हटो, पहले मुझे लेने दो। इतनी गर्मी लग रही है, थोड़ी राहत मिल जाएगी। तभी एक छोटा सा बच्चा हंसते हुए बोला, अंकल जी, आप तो बहुत बड़े हो, पीछे हटो, हम बच्चे हैं। आइसक्रीम तो सबसे पहले हमें मिलेगी। बच्चे की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कन्हैया भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटा, गर्मी में तो मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। ये सुनकर हंसी और भी बढ़ गई। कुछ देर के लिए सभी लोग अपनी परेशानियां भूल गए और ठंडी आइसक्रीम का आनंद लेने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा चंदन गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगेगा। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। आवाज सुनते ही चंपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से घर से बाहर निकली और आइसक्रीम वाले की ओर दौड़ पड़ी। उसे दौड़ते देखकर मुरली भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों ऐसे भाग रहे थे जैसे छोटे बच्चे किसी मेले में अपनी पसंदीदा चीज लेने दौड़ते हैं। आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते ही चंपा हाँफते हुए बोली, अरे भैया, जल्दी से एक आइसक्रीम दे दो, इतनी गर्मी में तो जान ही निकल रही है। उसी समय कन्हैया भी भीड़ के बीच से जोर से चिल्लाया, अरे भैया, मुझे भी एक आइसक्रीम देना, कहीं खत्म मत हो जाए। आइसक्रीम वाला हंस पड़ा। उसने चंपा और कन्हैया दोनों को आइसक्रीम दे दी। चंपा ने जल्दी जल्दी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। ठंडी आइसक्रीम खाते ही उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी।
वो मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, अब जाकर जान में जान आई है। लेकिन भगवान जाने ये गर्मी कब तक पड़ेगी। आखिर हम इस भयानक गर्मी को कब तक सहेंगे। कन्हैया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सच कह रही हो बहू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। लगता है सूरज इस साल कुछ ज्यादा ही नाराज है। सब लोग चिंता भरी नजरों से आसमान की ओर देखने लगे। सूरज अभी भी आग बरसा रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में हालात और भी कठिन होने वाले हैं। आइसक्रीम खाकर चंपा अपने घर लौट आई। कन्हैया भी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर चंपा रसोई में खाना बनाने लगी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी आईं। गर्मी के कारण उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत प्यास लगी है। सुना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। गांव के कई कुएं तो अभी से सूखने लगे हैं। चंपा को दादी पर दया आ गई। वो बोली, दादी, मुखिया जी के कुएं में अभी पानी है। उन्होंने सबको वहाँ से पानी भरने की अनुमति दी है। बेटी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी। जल्दी चलो, देर हो गई तो पानी नहीं मिलेगा। लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। चंपा और मुरली घबराकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गांव के लोग हाथों में घड़े और बाल्टियां लेकर मुखिया जी के कुएं की ओर दौड़े जा रहे थे। लोगों को भागते देखकर चंपा भी अपना मटका उठाकर कुएं की ओर चल पड़ी। जब वो मुखिया जी के कुएं पर पहुंची तो वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। गांव की औरतें और पुरुष अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक औरत दूसरी औरत से नाराज होकर बोली, अरे, तुम तो अभी मेरे पीछे खड़ी थी, इतनी जल्दी पानी भरकर आगे कैसे आ गई? दूसरी औरत भी गुस्से में बोली, मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ, झूठ मत बोलो। धीरे धीरे लोगों में बहस शुरू हो गई। चंपा ये सब देखकर परेशान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब तो पानी की भी परेशानी होने लगी। अभी तक हम केवल गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार चंपा ने अपना मटका पानी से भरा। फिर वो भारी मन से घर लौट आई। उसे लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में चंदन गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। चंपा घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुरली ने पूछा, क्या हुआ चंपा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? चंपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे सुनो जी, आज तो कुएं पर बहुत झगड़ा हो रहा था। लोग पानी के लिए आपस में लड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं पानी भर पाई हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुखिया जी के कुएं का पानी भी खत्म न हो जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? पूरे गांव में अब वही एक कुआं तो बचा है। फिर उसने चिंता भरे स्वर में कहा। मुरली ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुखिया जी के कुएं में अभी बहुत पानी है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। चंपा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। कुछ दिन किसी तरह बीत गए, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चंपा को डर था। जब वो पानी भरने के लिए मुखिया जी के कुएं पर पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोगों के चेहरों पर चिंता और उदासी छाई हुई थी। चंपा ने पास खड़ी कमला से पूछा, कमला, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, चंपा, मुखिया जी के कुएं का पानी खत्म हो गया है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय मुखिया जी वहां आए और बोले, गांव वालों, जब तक मेरे कुएं में पानी था मैंने सबको पानी भरने दिया, लेकिन अब कुआं पूरी तरह सूख चुका है। अब तुम्हें महेश सेठ के कुएं से पानी लेना होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले निराश हो गए। मजबूरी में सब लोग महेश सेठ की हवेली की ओर चल पड़े। दूर से ही महेश सेठ ने भीड़ को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। चंपा आगे बढ़ी और बोली, सेठ जी, मुखिया जी के कुएं का पानी खत्म हो गया है। क्या हम आपकी कुएं से पानी भर सकते हैं? महेश सेठ मीठी आवाज में बोला, क्यों नहीं, अवश्य भर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। चंपा ने आश्चर्य से पूछा, पैसे? कितने पैसे? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 बाल्टी पानी के 100 रुपए। क्या? 1 बाल्टी के 100 रुपए? चंपा चौंक गई, लेकिन गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में सबने पैसे दिए और पानी भरकर अपने अपने घर चले गए। उस रात
महेश सेठ अपनी हवेली में बैठा पैसों की गिनती कर रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आई। पैसों के ढेर को देखकर वो बोली, अरे जी, आप भी कितने भोले हैं। सेठ ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, पूरे गांव में पानी नहीं है और आप सिर्फ 100 रुपए में 1 बाल्टी पानी बेच रहे हैं। ये तो बहुत सस्ता है। फिर वो धीरे से बोली, कल से 1 बाल्टी के 200 रुपए लीजिए। गांव वालों की मजबूरी है, उन्हें पानी तो चाहिए ही। वे चाहे जैसे भी हों, पैसे देकर पानी लेने आएंगे और हमारे पास ढेर सारा धन जमा हो जाएगा। महेश सेठ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसकी पत्नी यही नहीं रुकी। वो बोली, मेरे दिमाग में एक और भी बढ़िया उपाय आया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अगले दिन चंपा मजबूरी में 200 रुपए देकर 1 बाल्टी पानी खरीद लाई। उधर महेश सेठ की पत्नी का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक रात वो रहस्यमयी स्वर में सेठ से बोली, सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक और उपाय आया है। सेठ उत्सुक होकर बोला, क्या उपाय? उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, क्यों न हम हर दिन पानी की कीमत 100 रुपए बढ़ा दें। लोगों को एकदम से ज्यादा महंगा नहीं लगेगा। धीरे धीरे वे इसकी आदत डाल लेंगे और हम उनसे और अधिक पैसे वसूल सकेंगे। महेश सेठ को ये विचार बहुत पसंद आया। अगले दिन पानी की कीमत 300 रुपए हो गई, फिर 400, फिर 500। धीरे धीरे पानी इतना महंगा हो गया कि गांव वालों के लिए उसे खरीदना लगभग असंभव हो गया। लोगों ने पानी खरीदना कम कर दिया। कई परिवारों के घरों में पीने के पानी तक की कमी होने लगी। चंपा और मुरली भी बहुत परेशान रहने लगे। एक शाम चंपा उदास होकर बोली, अब क्या करें मुरली? सेठ ने पानी इतना महंगा कर दिया है कि हम खरीद ही नहीं सकते। आखिर हम कब तक ऐसे रहेंगे? मुरली ने सिर झुका लिया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा चंपा। ये सुनकर चंपा का धैर्य टूट गया। वो गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पानी चाहिए। बिना पानी के खाना कैसे बनाऊं? हम पिएंगे क्या? तुम कहीं से भी पानी लेकर आओ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वो बोली, जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा ध्यान रखोगे। अभी तो हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। मुरली को अपनी बात याद आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं चंपा, मैंने हार नहीं मानी है। तुम मुझ पर विश्वास रखो। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। चंपा कुछ नहीं बोली। मुरली ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी न किसी तरह पानी का इंतजाम करके रहूंगा। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर फैला घना जंगल उसकी आंखों के सामने था। तेज धूप अब भी धरती को झुलसा रही थी, लेकिन मुरली बिना रुके जंगल की ओर बढ़ता चला गया। उसे नहीं पता था कि उसी जंगल में उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जो न केवल उसकी बल्कि पूरे चंगन गांव की किस्मत बदल देगा। घने जंगल में चलते चलते मुरली बहुत थक गया था। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा का द्वार पुराना था और उसके चारों ओर लताएं लिपटी हुई थीं। मुरली मन ही मन सोचने लगा, मैं काफी देर से चल रहा हूँ, क्यों न इस गुफा के अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर पैदा हुआ। नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या पता अंदर कोई भयानक जानवर हो या कोई और खतरा हो। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। फिर उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे डरकर हार नहीं माननी चाहिए। मैं अपने गांव और चंपा के लिए निकला हूँ। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर वो सावधानी से गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ मटका रखा था। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गुफा में फैल रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, आओ मुरली, आओ। मुरली घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं यहाँ हूँ मुरली। मुरली की नजर उस चमकते हुए मटके पर पड़ी। वह आश्चर्य से बोला, यह कैसे संभव है? एक मटका बात कैसे कर सकता है? मटका हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं कोई साधारण मटका नहीं हूँ, मैं एक जादुई मटका हूँ। वर्षों से मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो
निस्वार्थ और दयालु हो। मुरली हैरानी से उसे देखने लगा। मटका बोला, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, महल, जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मुरली बोला। पूछो, क्या प्रश्न है? जादुई मटका गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? यदि वो ना मिले तो उसके प्राण चले जाएं। और इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तुम अपने लिए मांगोगे या सबके लिए? मुरली कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, मनुष्य के जीवन के लिए भोजन, वायु और पानी बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। वो कुछ क्षण रुका और फिर बोला, लेकिन इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी है। हमारे गांव में पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोग प्यासे हैं। घरों में खाना तक नहीं बन पा रहा। मुरली जादुई मटके को लेकर चंदन गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने चौपाल के पास जादुई मटका रख दिया और सभी गांव वालों को बुलाकर पूरी बात बता दी। उसने कहा, यह कोई साधारण मटका नहीं है। यह एक जादुई मटका है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, इसके पानी को कोई बेच नहीं सकता। दूसरी, हम सबको पेड़ लगाने होंगे और पानी की बर्बादी नहीं करनी होगी। गांव वालों ने खुशी खुशी दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद लोगों ने मटके से पानी भरना शुरू किया। जितना पानी वे लेते उतना ही पानी फिर से मटके में भर जाता। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की पानी की समस्या दूर हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो था महेश सेठ। जब उसने देखा कि अब कोई उसके कुएं से पानी खरीदने नहीं आ रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस रात वो अपनी पत्नी से बोला, इस मुरली ने हमारा सारा कारोबार चौपट कर दिया। लोग अब हमसे पानी नहीं खरीदेंगे। पता नहीं ये जादुई मटका कहां से ले आया। तभी उसकी पत्नी के मन में एक चालाक विचार आया। वो धीरे से बोली, क्यों ना हम इस जादुई मटके को ही चुरा लें? जब मटका ही नहीं रहेगा तो गांव वाले फिर हमारे पास पानी लेने आएंगे। ये सुनकर महेश सेठ बहुत खुश हुआ। उसी रात उसने अपने 2-3 आदमियों को साथ लिया और चुपके से जादुई मटका चुरा लाया। जैसे ही मटका उसके घर पहुंचा, वो हल्का सा चमकने लगा, लेकिन सेठ को इसका पता नहीं चला। अगली सुबह महेश सेठ अपनी तिजोरी खोलने गया। तिजोरी खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां सोने चांदी के सिक्के और नोटों के ढेर रखे थे, वहां अब केवल बेकार कागज पड़े थे। सेठ घबराकर चिल्लाया, सुनो, जल्दी आओ, ये क्या हो गया? उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई। तिजोरी देखकर वो भी हैरान रह गई। दोनों जोर जोर से रोने लगे। तभी जादुई मटके से आवाज आई, महेश सेठ, ये वही धन है जो तुमने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया था। लालच से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सेठ कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जादुई मटका बोला, यदि सचमुच क्षमा चाहते हो तो पूरे गांव से माफी मांगो और वचन दो कि अब कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे। महेश सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और गांव वालों की मदद करूंगा। अगले दिन चौपाल पर पूरे गांव को बुलाया गया। महेश सेठ सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, गांव वालों, मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। आज से मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा और हमेशा सबकी सहायता करूंगा। गांव वालों ने उसकी बात सुनकर उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद पूरे गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोगों ने मिलकर नए पेड़ लगाए, पानी बचाना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। चंपा मुस्कुराते हुए मुरली के पास आई और बोली, मुझे पता था कि तुम सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे गांव का ध्यान रखोगे, तभी तो मैंने तुमसे शादी की थी। मुरली मुस्कुराया। दोनों ने पूरे गांव की ओर देखा। चंदन गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल बन चुका था और जादुई मटका चौपाल के बीचों बीच चमक रहा था, मानो वो भी गांव की खुशियों में शामिल हो। सीख,
लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि दया, एकता और प्रकृति की रक्षा समाज को खुशहाल बनाती है। पानी की हर बूंद अनमोल है, इसलिए उसे कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।